Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. I am Dr. Mamta Rathi. Friends, today in this video I come up with some revision part with some preparatory part of our studies. अब हमें पता है जैसे कि हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और लॉकडाउन के बाद हमारी एग्ज़ाम का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल चुका है, तो हमारे पेपर पैटर्न्स जो है वो पेपर पैटर्न्स भी बदल चुके हैं। अब इनमें हम लोग MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के तहत हमारी एग्ज़ाम्स होंगी। तो मैं इन एक सीरीज़ लेकर आई हूँ मेरी वीडियोज़ की, जिसमें मैं हर सब्जेक्ट के मैक्सिमम MCQs, जिससे कि आपका एक रिवीजन हो सके, जिससे कि आपको कुछ हेल्प मिल सके आपकी स्टडीज़ में, तो वो आपके सामने रख रही हूँ। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज़ देखेंगे। मैं हर सीरीज़ में कम से कम 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाने की कोशिश कर रही हूँ। आप अगर इन सीरीज़ को अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो आई विल 100% गिव यू गारंटी दैट यू कैन क्रैक योर क्वेश्चन पेपर्स एंड यू कैन क्रैक योर एग्जाम्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की MCQ से। इसमें मैंने सभी क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट असर्टेनमेंट, टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल ऑडिट एंड प्रॉफिट एनालिसिस। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कॉस्ट कंसेप्ट की बेसिक कंसेप्ट क्या होती है, तो वो होती है कॉस्ट असर्टेनमेंट की। तो हमारा आंसर आएगा नंबर A। दूसरा क्वेश्चन है, प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर विच फर्म, ब्रिक लेइंग फर्म्स, ट्रांसपोर्ट फर्म्स, हॉस्पिटल्स, ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स। अब प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो कौन सी फर्म के लिए अप्रोप्रिएट होता है, जैसे कि नाम में प्रोसेस लिखा हुआ होता है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो प्रोसेस्ड बिजनेसेस के लिए बेनिफिशियल है। अब ब्रिक लेइंग फर्म्स में प्रोसेसिंग नहीं है, ट्रांसपोर्ट फर्म्स में भी प्रोसेसिंग नहीं है, हॉस्पिटल्स में भी प्रोसेसिंग नहीं है, लेकिन ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स में है, जिसमें प्रोडक्ट पास होता है थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस। तो हमारा आंसर रहेगा D, जो है ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स। तीसरा हम लोग देखेंगे, इन हाउ मेनी वेज कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैन बी डन। अब जैसे कि हमें पता है ये यूनिवर्सल है, हमारा बहुत सारे मतलब कि मेनी वेज में कॉस्ट क्लासिफिकेशन जो है वो किया जाता है। तो मेनी वेज यानी कि ऑप्शन D जो है वो आपका आंसर रहेगा। विच कॉस्ट इज इनकर्ड इवन इफ द कंपनी इज क्लोज्ड, संक कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, शटडाउन कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन C, जो है शटडाउन कॉस्ट, क्योंकि हमारी जब कंपनी बंद भी होती है तो बंद होने के बाद भी हमें ये शटडाउन कॉस्ट देखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर आल्सो नोन एज ओवरहेड एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस एंड मेजर एक्सपेंसेस। तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन C, जो हमारा आंसर है चार्जेबल एक्सपेंसेस। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, वेयर हाउस रेंट इज अ पार्ट ऑफ विच कॉस्ट। वेयर हाउस रेंट कौन सी कॉस्ट का पार्ट होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये होता है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में, जो कि हम कॉस्ट शीट में देखते हैं। तो कॉस्ट शीट में एकदम नीचे हमें देखने मिलता है वेयर हाउस कॉस्ट। व्हाट इज टेंडर। अब टेंडर क्या होता है, टेंडर हम जनरल सेंस में बहुत बार यूज करते हैं ये वर्ड को कि हमें टेंडर मिला। तो टेंडर होता है सेलिंग प्राइस का नाम, यानी कि सेलिंग प्राइस का जो एस्टिमेशन होता है उसे हम कहते हैं टेंडर। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट, एस्टिमेशन ऑफ यूनिट्स एंड एस्टिमेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का जो एक एस्टिमेशन होता है उसी को टेंडर कहा जाता है। अ टोटल ऑफ ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज, सारे डायरेक्ट कॉस्ट को क्या कहा जाता है, तो प्राइम कॉस्ट कहा जाता है। जैसे कि कॉस्ट शीट में हम लोग पहले देखते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको मिलाकर हमारी प्राइम कॉस्ट बन जाती है। तो टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। तो ऑप्शन हमारे पास थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, लेकिन सही आंसर है हमारा प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रोडक्ट कॉस्टिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग।
तो हमारे इसमें प्रॉफिट शेयरिंग है वो हम नहीं देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, क्योंकि हमारी इसमें हम लोगों का मेन इंटेंशन होता है हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट को असरटेन करना, कॉस्ट को कम करना, उसके लिए प्लान करना और उसके ऊपर कंट्रोलिंग फंक्शन चार्ज करना। लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग ये इंक्लूडेड नहीं होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूज व्हाट टाइप ऑफ कॉस्टिंग? खिलौने बनाने वाली जो कंपनी है वो किस तरह की कॉस्टिंग का यूज करती है? तो मल्टीपल कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग। तो इसका आंसर है बैच कॉस्टिंग। डैश डैश प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर इनकम डिटर्मिनेशन। अब इनकम का जो डिटर्मिनेशन होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है वो हमें प्रोवाइड करता है हमारी इनकम को या हमारी पोजीशन को। डैश डैश हेल्प्स इन एसर्टेनिंग कॉस्ट्स बिफोर हैंड। पहले ही कॉस्ट की एस्टिमेशन हमें कौन सी अकाउंटिंग बताती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कोई भी नहीं। तो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो हमारी कॉस्ट को पहले से हमारे सामने रख देती है। द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड डैश डैश एंड डैश डैश, कॉस्ट एसेटमेंट, कॉस्ट प्रेजेंटेशन, कॉस्ट कंट्रोल, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, क्रिएशन ऑफ पॉलिसी, डे टू डे ऑपरेशन। अब जैसे कि हमें पता है कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग सबसे मेन काम करते हैं जो कॉस्ट असरटेनमेंट का काम करते हैं, फिर कॉस्ट प्रेजेंट करते हैं और कॉस्ट कंट्रोल भी करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग डिस्क्लोज डैश डैश द फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए प्रोडक्ट और जॉब और सर्विस, इफेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ कॉस्ट ऑन बिजनेस, नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए प्रोडक्ट, जॉब और सर्विस। क्योंकि हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट का जो पर यूनिट कॉस्ट आता है वो पर यूनिट कॉस्ट असरटेन करने का काम करते हैं। तो पर यूनिट कॉस्ट से हमें पता चलता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट प्रॉफिट में है, लॉस में है या उसका सर्विस में है, इसका एस्टिमेशन जो है वो हमें करने आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश इज ए पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट कॉस्ट। पास्ट कॉस्ट का पोस्टमार्टम किस में होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में, दोनों में या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कि इसमें हम क्या करते हैं कि पिछला जो हिस्ट्री होती है हमारी उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। डैश डैश एड्स इन प्राइस फिक्सेशन। प्राइस फिक्सेशन में ये काम करता है, तो हमारी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो प्राइस फिक्सेशन में काम करती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉस्ट अकाउंटिंग। देन डैश डैश इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच जो है वो है फिनेंशियल अकाउंटिंग। इसको हम ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, ये हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। डैश डैश इंक्लूड्स फिनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग। अब किस में फिनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग भी आता है, टैक्स प्लानिंग भी आता है, टैक्स अकाउंटिंग भी आता है। तो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखने मिलती है, जो कि कॉम्बिनेशन है हमारी फिनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग का। इन ऑटोमोबाइल डैश डैश कॉस्टिंग इज यूज। ऑटोमोबाइल्स में कौन सा कॉस्टिंग यूज किया जाता है? तो उसमें मल्टीपल कॉस्टिंग यूज की जाती है। सर्विस कॉस्टिंग इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। सर्विस कॉस्टिंग किस इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है? प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज में, सर्विस इंडस्ट्रीज में, दोनों में या किसी में भी नहीं। तो इसका आंसर है सर्विस, क्योंकि सर्विस कॉस्टिंग जैसे हम देखते हैं तो उसका यूज जो होता है वो सर्विस कॉस्टिंग में ही होता है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज डैश डैश, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, नन ऑफ दिस। तो ये होता है हमारा प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, जो कि हम पहले से उसको डिटरमाइन करके रख देते हैं, तो उसी को कहते हैं हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट। डैश डैश आर कॉस्ट्स विच हैव बीन अप्लाइड अगेंस्ट रेवेन्यू ऑफ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में हम एक ऐसी कॉस्ट जो है उसे रेवेन्यू की तरह अप्लाई करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं, क्योंकि वो रेवेन्यू के अगेंस्ट जो है वो अप्लाइड की जाएगी हमारी अकाउंटिंग पीरियड में। तो रेवेन्यू के अगेंस्ट जो होता है वो एक्सपेंसेस होता है, तो हमारा ऑप्शन आएगा एक्सपेंसेस। डैश डैश इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी और एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विच कॉस्ट्स आर एक्यूमुलेटेड। अब सबसे स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी, एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है हमारी
कॉस्ट का, एक्यूमुलेटेड कॉस्ट का, तो वो होता है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर में सबसे स्मॉलेस्ट सेगमेंट होता है हमारी कॉस्ट एक्टिविटी का या एरिया का या रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, कॉस्ट सेंटर। प्राइमरी एम्फोसिस ऑफ डैश कॉस्ट इज ऑन द प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बजटेड, स्टैंडर्ड, पीरियड, नन ऑफ दिस। द प्राइमरी एम्फोसिस यानी कि प्लानिंग फंक्शन में, मैनेजमेंट के प्लानिंग फंक्शन में कौन सा प्राइमरी एम्फोसिस होता है कॉस्ट का, तो वो होता है बजटेड कॉस्ट का, क्योंकि बजटेड कॉस्ट, बजट यानी ही प्लानिंग, तो बजटेड कॉस्टिंग जो होता है वो प्लानिंग का काम करता है, तो हमारी मैनेजमेंट का एक फंक्शन कर लेता है वो। डैश डैश कॉस्ट इज इररिकवरेबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, संक कॉस्ट, नन ऑफ दिस। तो हमारी जो संक कॉस्ट होती है वो हमारी इररिकवरेबल कॉस्ट होती है, जो हम रिकवर नहीं कर सकते। डैश डैश इज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट वेयर नो एक्चुअल कॉस्ट इज इनकर्ड, इम्प्यूटेड कॉस्ट, संक कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, नन ऑफ दिस। अब ये वो वैल्यू होती है बेनिफिट की जो एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड नहीं कर सकता, तो इसका आंसर है इम्प्यूटेड कॉस्ट, ऑप्शन नंबर ए। डैश डैश इज द कॉस्ट विच इन्वॉल्व्स पेमेंट टू आउटसाइडर। ये कौन सी कॉस्ट होती है जिसमें आउटसाइडर का पेमेंट इन्वॉल्व होता है, तो ये होता है हमारा आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका आंसर रहेगा, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। डैश डैश इज द मैक्सिमम पॉसिबल अल्टरनेटिव अर्निंग that might have been earned if the productive capacity is put to some alternative use। अब हमारी जो कोई भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, अगर उसको कुछ अल्टरनेटिव दिया जाता है तो उसमें मैक्सिमम पॉसिबल अल्टरनेटिव अर्निंग जो होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम अपॉर्चुनिटी कहेंगे, क्योंकि हमारी जो प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है वो तो हम यूज़ करते हैं, अगर उसे साइड में रखकर अगर हम दूसरी कोई पॉसिबल अल्टरनेटिव को अर्निंग में लाते हैं तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अपॉर्चुनिटी। अब नेक्स्ट है, एन एटम ऑफ कॉस्ट दैट इज डायरेक्ट फॉर वन बिजनेस मे बी डैश फॉर अनदर बिजनेस। अब किसी एक बिजनेस के लिए एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है और वो दूसरे बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। या फिर इसे और अच्छी तरह से समझ आ जाए तो एक एटम जो होता है कॉस्ट का वो किसी बिजनेस के लिए डायरेक्ट होता है, तो दूसरे बिजनेस के लिए वो इनडायरेक्ट होता है। The total of all direct expenses is known as prime cost। ये हमने पहले भी देखा था, उसका आंसर आएगा नंबर ए, प्राइम कॉस्ट। The principal types of inventories are raw materials and dash and finished goods। अब हमारी जो इन्वेंटरी होती है तो उनके टाइप्स जो होते हैं उनमें क्या क्या आता है, तो उनमें पहला आता है रॉ मटेरियल्स, फिर आता है गुड्स इन प्रोसेस और फिर आता है फिनिश्ड गुड्स। जैसे कि हम कॉस्ट शीट में देखते हैं, पहले हम लोग रॉ मटेरियल के बारे में बात करते हैं, फिर वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि गुड्स इन प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं और फिनिश्ड गुड्स के स्टेज में आ जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, रीऑर्डरिंग लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इन टू डैश डैश। तो रीऑर्डरिंग लेवल जब हमें निकालनी होती है तो उसके लिए जो इक्वेशन आता है तो वो बन जाता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ डैश डैश हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। एवरेज इन्वेंटरी, मिनिमम इन्वेंटरी, मैक्सिमम इन्वेंटरी, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है एवरेज इन्वेंटरी। जब भी हम टर्नओवर रेशियो निकालते हैं तो उसमें हम एवरेज की बात करते हैं, तो हमारा आंसर आएगा एवरेज इन्वेंटरी रेशियो, एवरेज इन्वेंटरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंटरी टर्नओवर इन डेज इज इक्वल टू डेज ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, material consumed during the period, cost of average stock during the period, none of this। तो इसका आंसर आएगा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ऑप्शन ए, क्योंकि इन्वेंटरी टर्नओवर हमें डेज में निकालना है तो हमें इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश डैश इज अ टेक्निक ऑफ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल which leads to low carrying cost as a result of low invest in inventory। अब ये कौन सी टेक्निक है जिसमें
हमारा जो मटेरियल कंट्रोल है वो लो कैरिंग कॉस्ट को लीड करता है और उसका ही रिजल्ट आता है लो इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लो हो जाती है। तो ABC एनालिसिस है, JIT इन्वेंटरी सिस्टम है, वेड एनालिसिस है एंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है। तो हमारा ऑप्शन आएगा आंसर का JIT इन्वेंटरी सिस्टम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश इज अ टेक्निक ऑफ स्टॉक कंट्रोल which leads to saving of time of the management because attention is required to be paid only to some of the items rather than all the items। अब ये कौन सी टेक्निक है हमारी स्टॉक कंट्रोल की जो हमारे टाइम को सेव करती है मैनेजमेंट के, क्योंकि इसमें जो अटेंशन होता है वो सारा अटेंशन हमारे जो कुछ भी आइटम्स है उनको पेड करने में होता है रादर देन सभी आइटम्स पर, यानी कि पार्टली हम लोग उसका या पार्ट देखते हैं। तो उसका आंसर है ABC एनालिसिस, जिसमें हम पर्टिकुलर थिंग्स पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश डैश इज यूज्ड प्राइमरीली फॉर कंट्रोल ऑफ स्पेयर पार्ट्स। ABC एनालिसिस, JIT इन्वेंटरी सिस्टम, वेड एनालिसिस, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। तो इसका आंसर है वेड एनालिसिस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डैश डैश ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंटरी हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। अभी अभी हमने इसको देखा था, तो इसका आंसर है इन्वेंटरी कंज्यूम्ड। बस क्वेश्चन को घुमा के आपके सामने पूछा गया है, तो इसे हमें बहुत ही अच्छे से आंसर करने आ सकता है। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में हम लोग इन्वेंटरी कंज्यूम्ड जो है उसकी कॉस्ट देखते हैं, उसको डिवाइड करते हैं हमारी एवरेज इन्वेंटरी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीऑर्डरिंग लेवल इज इक्वल टू डैश डैश इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ये भी हमने देखा, इसे भी घुमाकर फिर से पूछा गया है, तो इसका आंसर आएगा मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश ऑब्विएट्स द नेसेसिटी फॉर द फिजिकल चेकिंग ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ स्टोर्स एट द एंड ऑफ द ईयर एंड देयरबाय अवॉइड्स डिसलोकेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारी जो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है, उस परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, तो फिजिकल चेकिंग जो होती है हमारी सभी आइटम्स की स्टोर के, तो उसको एट द एंड ऑफ द ईयर कर लेते हैं और उसी के साथ हम जो डिसलोकेशन है हमारी प्रोडक्शन का, वो डिसलोकेशन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला जो होता है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में हमें देखने मिलता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। तो दोस्तों इस तरह से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए हैं। ये हमारी सीरीज फर्स्ट थी जिसमें हमने 40 क्वेश्चंस देखे हैं। दूसरी सीरीज में हम लोग और आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। एक एक सीरीज में हम कम से कम 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस को देखेंगे और आप आपकी रिवीजन कर सकते हैं, आप आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों इन सारी रिवीजन सीरीज को आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए और अच्छे से स्टडीज़ के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहिए। तो दोस्तों आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। सभी लोग इन सारी वीडियोस का लाभ लें, इन सारी वीडियोस को पढ़ते रहिए, इन सारी वीडियोस को देखकर अपनी पढ़ाई शुरू करते रहिए। फिर से मिलेंगे हमारी नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू।